हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही शॉर्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर और स्कोप देखेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स शापिरो के शब्दों में मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से चलती है, उसी से संबंधित होता है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड एंड फर्म्स मेक डिसीजन एंड हाउ दे इंटरेक्ट विथ वन एंड अदर इन द मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड और फर्म की एनालिसिस करते हैं कि वो अपना डिसीजन कैसे लेते हैं, वे एक दूसरे से किस तरीके से अलग अलग मार्केट में इंटरैक्ट करते हैं। तो सिंपल सा बात है, जो माइक्रो शब्द है इसका मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो माइक्रो एनालिसिस में हम इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, फर्म इनकी एनालिसिस करते हैं, जबकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज ए होल की एनालिसिस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमी एज ए होल। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट सच एज इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक एग्रीगेट, जैसे कि एग्रीगेट इनकम, इकोनॉमी की टोटल इनकम कितनी है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी की टोटल इनकम कितना है, वहाँ के लोगों के पर कैपिटा इनकम कैसी है, टोटल कंजम्पशन कितना है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है और प्राइस लेवल किस तरीके से मूव कर रहा है, प्राइस लेवल कम है, ज़्यादा है या ऐसे ही बना हुआ है। तो इन बातों के एनालिसिस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब जैसे ये जो मैक्रो है इसका मतलब होता है ग्रीक में इसका मैक्रोस से बना है, इसका मतलब होता है लार्ज। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, इकोनॉमी की एक साथ स्टडी करते हैं और इसी को हम एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब इसके मेजर आइटम क्या है, मेजर कंसर्न्स क्या है, जैसे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड से पहले हम देख रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड जितने भी इकोनॉमी के सेक्टर हैं उन सभी सेक्टर के द्वारा क्या डिमांड हो रही है। तो जो सेक्टर्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड की डिमांड क्या हो गई। फिर आपका हो जाएगा प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर ने कितना डिमांड किया। फिर थर्ड हो सकता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ होता है आपका फॉरेन सेक्टर। तो ये चारों सेक्टर मिलके कितना डिमांड कर रहे हैं, इस बात की एनालिसिस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करेंगे। इसी तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर, ये सभी मिलके सप्लाई कितना कर रहे हैं, उसी को एग्रीगेट सप्लाई करेंगे। फिर सेविंग कितने है इकोनॉमी में, इंडिविजुअल और हाउस होल्ड की सेविंग कितना है, प्रोड्यूसर सेक्टर की प्रोड्यूसर्स ने कितना सेविंग कर रखा है। सेविंग किन बातों पे डिपेंड करती है, जैसे अगर हाउस होल्ड की सेविंग की बात करें तो इसकी जो इनकम होगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट को कंज्यूम कर लेंगे और दूसरे पार्ट को ये सेव करेंगे। तो ये जो सेविंग है ये किन पे डिपेंड करती है। फिर इसके बाद बात है इन्फ्लेशन की, बात करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइसेस। जैसे हम अपने कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप इंडिपेंडेंस के बाद से प्राइस लेवल में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बहुत ज़्यादा प्राइसेस हो गई हैं या प्राइसेस में जितना
एक डिजायरेबल चेंज है, उतना ही चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिफ्लेशन तो नहीं है। डिफ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन का ठीक अपोजिट हो सकता है कि प्राइसेस नहीं बढ़ रही हों। जब प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, अब प्राइसेस नहीं बढ़ने का कारण क्या होता है कि इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, तो कहीं डिफ्लेशन की तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाएगा, इसकी एनालिसिस भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे जीडीपी या जीएनपी या पर कैपिटा इनकम किस रेट से इंक्रीज कर रही है। क्या इसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या वैसे ही बना हुआ है। एक इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, एक इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए कितने इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत होती है, इन सभी बातों का एनालिसिस हम करते हैं। फिर इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन है, जो वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, वो कितना एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है, उस एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, इन सभी बातों के एनालिसिस भी हम इसमें करते हैं। फिर इसके बाद ट्रेड साइकिल की बात आती है। इकोनॉमी में कभी भी स्टेबिलिटी के साथ नहीं मूव करती है। टाइम टाइम पे कभी इन्फ्लेशन हो जाएगा, कभी डिफ्लेशन हो जाएगा, कभी बूम होगा, कभी बस्ट होगा, तो ये सब एक ट्रेड साइकिल चलता रहता है। इन्फ्लेशन होगा, जैसे पहले इन्फ्लेशन होगा, फिर बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा, फिर डिप्रेशन आ जाता है, फिर रिकवरी होती है, फिर उसके बाद फिर से इन्फ्लेशन होता है। तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है, जिसकी हम एनालिसिस इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। फिर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे। जैसे इंडिया है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, बाकी के देश हैं वर्ल्ड के, उन सब के साथ इंडिया का इकोनॉमिक रिलेशन कैसा है, ट्रेड कैसा हो रहा है, किन चीज़ों का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किन गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किन गुड्स एंड सर्विसेज का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इसमें हमें कोई लाभ हो रहा है या हमें नुकसान हो रहा है, इन सभी बातों की एनालिसिस भी होगी। फिर इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में एक कंट्री को डेवलप कैसे किया जाए। अगर इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, या इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड में डेफिसिट है, तो इन सभी चीज़ों को कैसे मेंटेन किया जाएगा, इस बात की एनालिसिस हम इकोनॉमिक प्लानिंग में करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग में बेसिकली दो पॉलिसीज होती है, एक फिस्कल पॉलिसी और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो फिस्कल पॉलिसी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको किसी पर्टिकुलर कंट्री का, जैसे इंडिया में है तो इंडिया का सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कितनी होगी, मनी की डिमांड कितनी होगी। फिस्कल पॉलिसी में हम पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, इन सभी वेरिएबल्स के द्वारा इकोनॉमी को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं या उसे डेवलप कराने की कोशिश करते हैं। अब स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका स्कोप काफ़ी वास्ट है, तो हम इसमें कुछ बातें देखेंगे। जैसे पहला हो जाएगा थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम बात करेंगे कि जो पूरा इकोनॉमी है किसी कंट्री का, उसका इनकम कितना है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इससे रिलेटेड जितनी थियरी होगी उसकी बात की जाएगी। जैसे क्लासिकल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कीन्सियन थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पोस्ट कीन्सियन थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो इनकम
ये जो थियरी है इनकम और एम्प्लॉयमेंट की, ये बेसिकली ब्रॉडली दो बातों पर डिपेंड करती है, कंजम्पशन थियरी और इन्वेस्टमेंट थियरी। और ये दोनों थियरी आपका मिलके ही बिजनेस साइकिल को डिफाइन करती हैं। दूसरा स्कोप मैक्रो इकोनॉमिक्स का है कि थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल कैसा है, क्या प्राइस लेवल मेंटेन है या प्राइस लेवल कम है या प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। प्राइस लेवल मतलब जो भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज है उनका एवरेज प्राइस किस तरीके का है, क्या प्राइसेस बहुत, ये जो प्राइस लेवल है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अगर प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगा तो होगा क्या कि जो गरीब लोग हैं, इकोनॉमी का पुअर सेक्शन है, वो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो प्राइस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, इसे मेंटेन रखना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे जो वर्ल्ड की सभी कंट्रीज हैं इसको हम बेसिकली दो कंट्रीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक डेवलपिंग कंट्रीज और एक डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, तो ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यूके हो गया। अब वहीं इंडिया हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो ये जो डेवलपिंग कंट्री है ये किस तरीके से डेवलप हो सकती हैं, और जो डेवलप्ड कंट्री है वो कैसे अपने डेवलपमेंट को बनाए रखें, ये समस्या होती है। तो जो डेवलप कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा, या अब जब वो ज़्यादा है या एक डिजायरेबल लेवल पे पहुंचा हुआ है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए उस ग्रोथ को। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से किया जाए कि वो भी डेवलप कर पाए, तो इससे भी रिलेटेड थियरी की एनालिसिस होती है। फिर थियरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे। तो ये बातें हम इस स्लाइड से भी पढ़ के समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी किस तरीके से कार्य कर रही है इसकी व्याख्या करता है। इट एग्जामिन द एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंटिटीज लाइक फॉर्म्स, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। ये जो इकोनॉमी के एग्रीगेट बिहेवियर के एनालिसिस करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो फॉर्म्स की जगह इंडस्ट्री हो सकता है, जो इकोनॉमी की सभी फॉर्में हैं या इंडस्ट्री है, या हम ज़्यादा बेहतर ढंग में इसको प्रोड्यूसर कह सकते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो किस तरीके से उसका बिहेवियर है, हाउस होल्ड सेक्टर का कैसा बिहेवियर है, और गवर्नमेंट सेक्टर का कैसा बिहेवियर है, इस बात की हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ फॉर्म्स की जगह पे आप प्रोड्यूसर लिख दीजिएगा। इट इज़ वेरी यूजफुल टू द प्लानर फॉर प्रिपेयरिंग इकोनॉमिक प्लान्स फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक प्लान करने के लिए, इकोनॉमिक प्लान बनाने में प्लानर की सहायता करती है। इट इज हेल्पफुल इन इंटरनेशनल कंपैरिजन। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के जरिए ही हम जो डेवलप्ड कंट्रीज है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, या किसी एक कंट्री की किसी दूसरी कंट्री से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इट्स नॉलेज इज इंडेसिबल फॉर द पॉलिसी मेकर फॉर फॉर्मुलेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज। इसके नॉलेज के जरिए ही हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, इनकम पॉलिसी, इस टाइप की जो पॉलिसीज हैं उनको बनाने में भी हमारी
सहायता करता है। इट एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक डायनेमिज्म एंड इंट्रिकेट इंटर रिलेशनशिप अमंग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है वो स्टैटिक नहीं होते हैं, वो डायनामिक होते हैं, उनमें लगातार चेंजेस होता रहता है। तो वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, जैसे प्राइस लेवल, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इन सभी वेरिएबल्स का एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसा है, किस तरीके से इसमें चेंजेज आ रहे हैं, इस बात को भी एक्सप्लेन हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए होता है। तो थैंक यू।